नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में आज हमारा टॉपिक है महान न्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल और कैग। तो हम इस सेगमेंट को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये सेगमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा कोई भी एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर एडेड, नेट, यूपीपीसीएस, आरओ या बहुत सारे एग्जाम जो आगामी होने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाइए। आप हमारा सहयोग करिए। हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे जिससे हमारा भी मनोबल बना रहेगा और आपकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है महान न्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। कितने पूछ सकता है कि भारत के कितने विधि अधिकारी होते हैं? तो भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। भारत का महान न्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत के अपर महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के महान न्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत के महाधिवक्ता को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं और भारत के अपर महाधिवक्ता को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रश्न। भारत का प्रथम महान न्यायवादी कौन था? एमसी सीतलवाड़। ठीक है, भारत का प्रथम महान न्यायवादी कौन था? एमसी सीतलवाड़। और ये प्रश्न आपके लिए है कि वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है। आप इसको खोजिए, अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम अपने वीडियो में जो वर्तमान में कौन क्या है उसको बनाएंगे तो आपको बता देंगे। चलिए अगला है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो इसका आंसर है महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का महान न्यायवादी होता है वही सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि मतलब कानून। आगे है, भारत का महान न्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। ठीक है, अब हम यहीं पे देख लेते हैं। पहले राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी को सौंपे गए कार्य कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। ठीक है, तो अगर भारत सरकार से संबंधित मामले हैं उसको लेकर उच्चतम न्यायालय में कौन पेश होता है? महान न्यायवादी। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से। फिर है, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, फिर है, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। तो ये आपको पता होना चाहिए कि महान न्यायवादी को राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य सौंपता है। तो पहला कार्य है, भारत सरकार से संबंधित जितने भी मामले हैं उनको लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होंगे। फिर अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का इनको अधिकार प्राप्त है। अगला है अनुच्छेद 76(4). ये क्या कहता है? महान न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 76(4) कहता है कि महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेगा। फिर है, भारत के महान न्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा कि जो महान न्यायवादी होता है वो संसद के दोनों सदनों में बोलेगा, कार्यवाही में भी सम्मिलित होगा और संसदीय, ठीक है, और जो संसदीय कमेटी है उसके सदस्य भी बनने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। फिर है,
सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो महान न्यायवादी का अधीनस्थ होता है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान न्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, मैंने सोचा था कि ये प्रश्न नहीं आएगा, आप सभी इसको खोजेंगे, लेकिन ठीक है, आप इसको देख लीजिए कि वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिए। फिर देखिए ये पॉइंट, महान न्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। तो ये जो लाइन है ये दे सकता है वो कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, उसमें लिख सकता है। तो आपको अगर ये लाइन एकदम ऐसे पता रहेगा कि जो महान न्यायवादी है उनका पद संवैधानिक है और जो महाधिवक्ता है उनका पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है, ऐसा अनुच्छेद 76 में कहा गया है, तो ये आपसे गलत नहीं होगा। तो इसको जरूर से याद कर लीजिए कि महान न्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव। वी नरहरि राव जो थे वो प्रथम क्या थे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो थे वो वी नरहरि राव थे, यानी कैग। अब देखिए, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। ये आपको याद होना चाहिए कि राज्य स्तर की जब बात होगी तो महाधिवक्ता होगा। आगे है, संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, ठीक है, को कैग कहते हैं, कैग जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो कार्यकाल तो आपको सबका पता होना चाहिए। तो कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और आपको सभी जितने भी इस तरह के टॉपिक आएंगे आपको सबका कार्यकाल पता होना चाहिए, उसको अलग से एक जगह लिख लीजिए। फिर है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? ये लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। फिर देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। अगला है, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर है, नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम यही देख लेते हैं। अनुच्छेद 148, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति, यही पूछता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। फिर अनुच्छेद 149, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियां। अनुच्छेद 150, संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। अनुच्छेद 151, अंकेक्षण प्रतिवेदन। ठीक है, ये
सारा अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। 148 में है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति। अनुच्छेद 149 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 150 में है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। और 151 में है अंकेक्षण प्रतिवेदन, ठीक है, यानी रिपोर्ट। अब ये लाइन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। ये लाइन आपको ऐसी याद होनी चाहिए। ये भी सत्य असत्य कथन में दे सकता है कि ये सत्य है कि असत्य है, ठीक है, कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो रिटायर जब हो जाते हैं तो वो कोई भी सरकारी पद नहीं धारण कर सकते हैं। तो ये था हमारा महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जितने भी प्रश्न बन सकते थे आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ने पे आदमी कंफ्यूज ही होता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ना है, लेकिन हमको ठोस जानकारी तो हासिल करनी ही है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से महान न्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक निचोड़ प्राप्त करते हैं और इससे आपको प्रश्न जरूर मिल जाएंगे बड़े आसानी से। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी लाभ ले सकें जो कहीं ना कहीं शुल्क के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमारा चैनल पूरी तरह निःशुल्क है, तो आप हमारे चैनल पर आकर एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।